हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। अगर आप 24 घंटे हिंदू मुसलमान करने वालों से परेशान हो चुके हैं, अगर सच में आप सोचते हैं कि कुछ नेता ही माहौल गंदा कर रहे हैं, अगर वाकई आपको लगता है कि इन घटिया नेताओं को न देश की फिक्र है न सेना का सम्मान, वाकई आपको भी लगता है कि ये सस्ते और ओछे नेता अपनी दो कौड़ी की राजनीति से हमारे देश की बहादुर बेटियों का अपमान कर रहे हैं, तो घर बैठे सिर्फ गर्दन मत हिलाइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर एकजुट है और यह सही मौका है। आप जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर हो उसी पर लिखिए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछिए कि विजय शाह अभी भी उनकी सरकार में मंत्री क्यों बना हुआ है। बीजेपी से पूछिए कि इस थर्ड क्लास नेता को पार्टी से बाहर ना करने के पीछे की क्या मजबूरी है। बतौर हिंदुस्तानी आपने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का और सेना के हाथों पाकिस्तान की पिटाई का जश्न मना लिया होगा, तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि देश के अंदर दिमागी गंदगी से भरे लोगों की सर्जरी भी बेहद जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई की सुबह सरकार ने प्रेस ब्रीफिंग की, तो विदेश सचिव के दाएं बाएं सेना की 2 महिला अफसरों के साथ बैठने का बहुत बड़ा संदेश था। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये सेना की शक्ति के साथ महिला शक्ति की भी प्रतिबिंब है। विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया अगले 2 दिन तक कॉम्बैट यूनिफॉर्म में आई। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का हिंदी अंग्रेजी में ब्यौरा इन्होंने ही देश को दिया। यह बताया कि सेना के हाथों में देश सुरक्षित है, पाकिस्तान को धूल चटाने की पूरी तैयारी है। दोनों अफसरों को आगे करने का पीएम मोदी का संदेश पूरा देश समझ रहा था, लेकिन यह संदेश मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह की अक्ल में नहीं उतर पाया, क्योंकि दिमाग में तो हिंदू मुसलमान का जहर है। उन्हें फौजी वर्दी में कर्नल सोफिया नहीं बल्कि मुसलमान सोफिया दिखाई दी। उन्हें कर्नल सोफिया में आतंकवादियों की मजहबी बहन दिखाई दी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मंत्री का बेहुदा भाषण सुने, जिसके कुछ शब्द इतने गंदे हैं जिसे हमें बीप करना पड़ा है। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। इतना घटिया और बेहुदा बयान एक मंत्री का। यह संभव नहीं है कि कोई मंत्री ही देश के ताने बाने को इस तरह से डिस्टर्ब करे और फिर भी बचकर निकल जाए। विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सारा संघर्ष अब सिर्फ उन्हें मंत्री की कुर्सी से धक्के देकर उतरवाने का है। विजय शाह के घटिया बयान पर विपक्ष होने के नाते कांग्रेस ने उन्हें घेरा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से उन्हें बर्खास्त करने की मांग उठाई। भोपाल में विजय शाह के सरकारी बंगले की नेम प्लेट पर कालिख भी पोत दी गई। इस पर विजय शाह को लगा कि शायद माफी मांगने से अपनी कुर्सी बचा ली जाएगी, तो मीडिया के सामने आकर अधकचरी माफी मांगी। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं। लेकिन मूल सवाल है कि कोई मंत्री इतना बदजुबान कैसे हो सकता है। कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताते हुए होश में क्या यह नहीं था? दिमाग में ऐसी कौन सी गंदगी थी? विजय शाह पर एफआईआर हुई। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है एफआईआर। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और पुलिस को आदेश दिया। अब जानिए कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह के बयान पर क्या कहा था।
कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई वो सबको गौर से देखनी और सुननी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री की भाषा स्पष्ट तौर पर गटर छाप है। यह बयान नफरती और अलगाववादी भावना को बढ़ावा देने वाला है। यह किसी अफसर नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है। ऐसे बयान देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा हैं। लेकिन इतनी सख्त टिप्पणी के बावजूद विजय शाह को मंत्रिमंडल से बाहर निकालना तो दूर की बात है, इसके उलट मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस ने बहुत हल्की एफआईआर दर्ज करके यहां पर भी विजय शाह की खाल बचाने में अपनी पूरी जान लड़ा दी। इस पर हाईकोर्ट ने आज फिर लताड़ा है। हाईकोर्ट ने कहा, यह कैसी एफआईआर है जिसमें आरोपी की करतूतों का जिक्र ही नहीं है। एफआईआर को चुनौती दी गई तो यह सबसे आसानी से रद्द हो जाएगा। यह एफआईआर अदालत के विश्वास पर कहीं से भी खरी नहीं उतरती है। आप सोचिए, हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि एफआईआर को सुधारिए और बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के पूरे मामले की जांच कराइए। हाईकोर्ट ने दो दिन लताड़ा, विजय शाह की सोच गटर छाप तक बता दी। लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा देखे कि इस्तीफा देने के बजाय विजय शाह कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा चुका है। दलील क्या दी गई कि ये ऐसा मामला नहीं जिसमें उन पर कठोर कार्रवाई हो। बोले कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह भी कहा कि मैंने माफी भी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी तो सुन ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि मंत्री पद की एक मर्यादा होती है। मंत्री के बयानों का कुछ स्तर होना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे विवादित बयान कैसे दे सकता है? आपने भी विजय शाह का पूरा बयान सुन लिया। उसे सुनकर कहां से ऐसा लगा कि किसी ने उसे तोड़ा मरोड़ा है। एक स्टाइल बन चुका है कि पहले अनाप शनाप जो मन में आए वो बोलते जाओ, जब फंस जाओ तो बोल दो कि वो मतलब ही नहीं था और गलत तरीके से बयान को पेश किया गया। विजय शाह के अक्ल का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें तो यह तक पता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया का रोल क्या था। विजय शाह ने कहा कि हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। तथ्य यह है कि कर्नल सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग दी थी। विजय शाह ने कहा कि मोदी जी ने उनकी बहन को ही उन्हें मारने जहाज से भेजा। तथ्य यह है कि कर्नल सोफिया एयर स्ट्राइक करने वाली टीम में शामिल नहीं थी, वो ब्रीफिंग का हिस्सा थी। यानी मंत्री को यह तक तो पता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया का रोल क्या था, लेकिन मंच पर माइक पकड़कर मजमा लगाकर उन्होंने बेहूदगी के साथ पूरी मनोहर कहानियां बना ली कि देखो, ये एक मुस्लिम लेडी ऑफिसर से पाकिस्तानियों और 100 आतंकवादियों को उन्हीं की बहन से हमने मरवाने का काम किया है और इस वजह से आतंकवादियों की जान गई है। मध्य प्रदेश सरकार को विजय शाह के बयान पर शर्म तो आ रही है। ये तो पूरा देश जानता है इस देश में थू-थू कितनी मध्य प्रदेश सरकार की हो रही है। इसके बाद भी उन्हें मंत्री पद से हटाने में आखिर दिक्कत क्या है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। आज इंदौर में एक वर्कशॉप थी जिसके पोस्टर पर विजय शाह का फोटो लगा हुआ था, लेकिन ऐन वक्त पर विजय शाह की फोटो हटाकर उसकी जगह पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी गई। पर बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को विजय शाह को मंत्री पद से हटाने में क्यों देरी की जा रही है? ऐसा कौन सा दबाव है? मुख्यमंत्री मोहन यादव से जब इस बाबत पत्रकारों ने सवाल पूछा तो कैसे उन्होंने टाल दिया है, देखिए। विजय शाह पर क्या कहना? 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 ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तिरंगा यात्रा निकालिए, लेकिन जब अपना ही मंत्री सेना का अपमान करे, एक फौजी को आतंकवादियों की बहन बताने लगे तो छोड़ो। लेकिन इस छोड़ो वाले जवाब के बाद सीएम मोहन यादव ने दो टूक बयान भी दिया। इस बयान का सार था कि दूसरी पार्टियों के नेता भी तो ऐसा ही अपमान करते रहते हैं, जब वो इस्तीफे नहीं लेते तो हम क्यों लें। अब उनका ये बयान भी सुन लें। न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव को इतना समझना होगा, और कम से कम इतना तो समझिए कि यहां पर दूसरी पार्टियों से रेस लगाने की बात नहीं है। आपके मंत्री विजय शाह को तो ऐसे बयानों की पुरानी आदत पड़ी हुई है, और इस समय मोहन यादव सबसे ज्यादा ताकतवर मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ओर से इतना हल्का बयान दिया जा रहा है। 2022 में विजय शाह ने पीएम मोदी से पहले के सभी प्रधानमंत्रियों को घोड़ा, गधा और हाथी छाप बताया था।
2022 में ही राहुल गांधी के अविवाहित रहने पर विवादित टिप्पणी की थी। 2018 में कहा था जो ताली नहीं बजाएंगे उन्हें अगले जन्म में घर घर ताली बजानी पड़ेगी। 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह पर भाभी देवर वाली अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद इनका मंत्री पद उस समय ले लिया गया था। अभी क्यों बचाया जा रहा है यह नहीं पता। मोहन यादव जो सीएम है मध्य प्रदेश के, वो भूल गए कि पत्नी पर अभद्र टिप्पणी के बाद शिवराज सिंह चौहान ने विजय शाह की मंत्री पद से छुट्टी कर दी थी। 2020 में फिर मंत्री पद से छुट्टी होने वाली थी जब विजय शाह ने बालाघाट में विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग रुकवा दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि विद्या बालन ने शूटिंग के बीच में उनके साथ डिनर करने से मना कर दिया था। हालांकि दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में एमपी बीजेपी के इंचार्ज महेंद्र सिंह की पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक हुई है, लेकिन यह साफ नहीं है कि विजय शाह की कुर्सी छीनने पर फैसला किया गया या नहीं किया गया। सवाल यह है कि मोहन यादव आखिर क्या कर रहे हैं। अदालतों से फटकार पर भी विजय शाह का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लिया? क्या विजय शाह का सियासी कद कर्नल सोफिया के सम्मान से ज्यादा बड़ा है? क्या विजय शाह के बयान को सीएम मोहन यादव का बयान भी माना जाए? विजय शाह को लेकर अड़ियलपन इस हद तक है कि मोहन यादव को कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की तो छोड़िए, अपनी बीजेपी के नेताओं के बयान भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। जो फैसला भाजपा को लेना चाहिए था उन्होंने अदालत में ले लिया, यानी कि भाजपा भी जो है उनको बचाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री क्या इस बयान को सही मानते हैं? अगर सही मानते तो कार्रवाई करिए। नारी सशक्तिकरण आवाज बुलंद है। सभी को बयान देते समय, बात कहते समय पूरी सावधानी और सूचिता बरतनी चाहिए। ऐसे वक्त में एक व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करते हैं और उसके बाद पश्चाताप भी नहीं करते और उसके ऊपर उनकी पार्टी और सरकार कार्रवाई भी नहीं करती, न्यायालय को सोमोटो लेना पड़ता है, इससे बड़ी अफसोस बात नहीं होती। तो सब व्यक्तिगत बयान है किसी भी पार्टी का। ऐसे लोग सब खुद से कुछ बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सोफिया कुरैशी हमारी शान है और इस देश के सेना की शान। देखिए, इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। इतने टर्म के एमपी है, एक जवाबदार इंसान है, वो इस तरह से खड़े होकर ये बोलना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब जाहिर है हर कोई जानना चाहता है कि सीएम मोहन यादव को क्या वोट बैंक की मजबूरी विजय शाह पर फैसला लेने से रोक रही है। मंत्री विजय शाह आदिवासी समाज से आते हैं। 1990 से हरसूद सीट से लगातार 8वीं बार विधायक बने हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की आबादी 22% है। 47 विधानसभा सीट एसटी समाज के लिए आरक्षित है। रिजर्व सीट के अलावा भी 25 से ज्यादा सीटों पर असर है। तो क्या बीजेपी इस आदिवासी वोट बैंक की वजह से ही विजय शाह की कुर्सी छीनने और उनकी राजनीतिक बलि लेने से बच रही है? अगर हां, तो क्या मोहन यादव या बीजेपी को देर सबेर इसके साइड इफेक्ट का अंदाजा है? और आदिवासी समाज का क्या कोई भी व्यक्ति इस तरह के बयान का समर्थन करेगा? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझनी होगी। वैसे सियासत के साथ यह दिक्कत है कि नेता अक्सर जिस बात के लिए दूसरों पर उंगली उठाते हैं, फिर खुद भी वही काम करने में लग जाते हैं। सैनिकों का धर्म ढूंढने वाली जिस हरकत के लिए विजय शाह की फजीहत हो रही है, अब वही काम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी किया है। विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी में मुसलमान दिखाई दी, तो राम गोपाल यादव ने कर्नल सोफिया की साथी विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति ढूंढ निकाली है। और इतना ही नहीं, पीडीए की साइकिल का पैडल मारते हुए रामगोपाल यादव ने एयर मार्शल ए.के. भारती की भी जाति का जिक्र आज जानबूझकर छेड़ा है। आपको बता दूं कि व्योमिका सिंह हरियाणा की जाट जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। जिस अधिकारी के नाम का रामगोपाल यादव को पता नहीं, वो उसकी जाति का बखान करने के लिए माइक थामे सामने आ जाता है। कर्नल सोफिया कुरैशी की तरह विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती की जाति और धर्म भी भारतीयता है और कर्म देश की सेवा है। सेना में यही सिखाया जाता है।
लेकिन प्रोफेसर होते हुए भी रामगोपाल यादव की सोच और सियासी गाड़ी जाति धर्म से आगे नहीं बढ़ पा रही है और बार बार ये गंदगी उनके सामने आ रही है जब सैनिकों को खुले मंच से उनकी जाति बताते हुए अपनी वाहवाही करने में जुट जाते हैं। क्या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अब सेना में जाति और धर्म ढूंढा जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो यह राजनीति के साथ ही देश की दुर्गति की ओर भी इशारा है। ऐसे नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक नसीहत दी है। उनके बड़े बयान की हम सिर्फ पहली पंक्ति बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। योगी ने जाति और धर्म दोनों की बात कही है। समझने के लिए काफी है कि निशाना सिर्फ रामगोपाल यादव पर ही नहीं है, विजय शाह जैसे बीजेपी नेताओं के लिए भी यह नसीहत है। आपको याद है कि 10 मई को सीज फायर के बाद हमारे देश में संकरी सोच के कुछ लोग विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार को भी ट्रोल करने में लग गए थे। अचानक ही उन्हें उनके कश्मीरी होने पर टारगेट किया जाने लगा था। किसी मजबूत राष्ट्र के लिए ये लक्षण कतई अच्छे नहीं हैं। सेना और सैनिक 365 दिन देश की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। आप भी उसके सम्मान को सीजनल नहीं बना सकते कि जब मर्जी सम्मान दिया और जब मर्जी हुई उसके बाद उनको ट्रोल करने में, उनके परिवार के बारे में ओछी बातें करने में लग जाएं। इस घिनौनी सोच से समाज के उस वर्ग को भी बाज आना होगा जो अपने घरों में बैठकर कोई काम नहीं करते सिवाय इसके कि आए दिन बड़े बड़े लोगों को इस तरह से ट्रोल करें और खासतौर से सेना और रक्षा पदों पर जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जनहित में बेशर्मों का पर्दाफाश बेहद जरूरी है। आपने मध्य प्रदेश के बदजुबान मंत्री की बेशर्मी भी देख ली। अब मैं आपको एक विदेशी बेशर्म की कहानी दिखाने जा रही हूं, जिसका कथानक तुर्की और मुख्य किरदार यहां के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन हैं, जो खलीफा बनने की अंधी चाहत में इंसानियत के खिलाफ चले गए हैं, जिनके लिए पहलगाम में मारे गए 26 बेगुनाह लोग मायने नहीं रखते। उनके लिए अहमियत है तो पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों की, जिन्हें भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। उन्हें दर्द है तो उन 100 से ज्यादा आतंकवादियों के लिए जो पहलगाम के जवाब में हिंद की सेना की कार्रवाई में ढेर कर दिए गए। एर्दोगन भारत के एहसानों को भी भूल गए हैं। वो पाकिस्तान की ओर से भारत पर दागे गए मेड इन तुर्की ड्रोन के संहार से इस कदर बौखला गए हैं कि उनका पाकिस्तान प्रेम बार बार छलक रहा है। एर्दोगन का सबसे नया बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले 2 तस्वीरें देखिए। दोनों ही तस्वीरें 22 अप्रैल की हैं, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ। हर कोई शोक और आक्रोश से भर गया, लेकिन उसी दिन संयोग कहिए या प्रयोग कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से गलबहियां करने में लगे हुए थे। जब दुनिया भर के टेलीविजन चैनलों पर पहलगाम की तस्वीरें देखकर लोगों की आह निकल रही थी, तब शरीफ और एर्दोगन अंकारा में गले मिल रहे थे। यह बात दुनिया जान चुकी है कि एर्दोगन को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की विध्वंसक कार्रवाई से बेहद तकलीफ हुई है, जिसे उन्होंने एक बार फिर से बयां किया है। We expressed our support to the Pakistani public and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. With Brother Shahbaz Sharif, we had a phone call which was very significant. In the next phase, we made a warning to not give in to provocations, which I repeat again. The new calm environment reached with the ceasefire hopefully will facilitate the resolution of all issues, including the water issue. As Turkey, hopefully in the future, during difficult days, we are going to continue supporting the Pakistani people. तो एर्दोगन के मुताबिक आतंकी अड्डों का अंत नापाक है। अब इसे आतंक परस्ती कहें या फिर भारत से नफरत की इंतहा कि एर्दोगन अपनी पाकिस्तानी भाइयों बहनों को बधाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि बधाई किस बात की? क्या पाकिस्तान की करारी शिकस्त की, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान से दागे गए टर्किश ड्रोन के खात्मे की, या फिर सीज फायर के बाद पाकिस्तान के बच निकलने की? ये तो एर्दोगन ही बताएंगे, लेकिन आज मैं आपको उनके पाप का सबसे नया पार्ट दिखाने जा रही हूं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की से मिले 300 से 400 ड्रोन दागे।
ये आत्मघाती ड्रोन थे बायरेक्टर TB2 और यीहा, जिन्हें भारतीय सेना ने लक्ष्य से कहीं दूर हवा में ही ढेर कर दिया। और इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि तुर्की ने भारत के खिलाफ ड्रोन अटैक के लिए अपनी सेना के ऑपरेटर भी भेजे थे, जिनमें से 2 ड्रोन ऑपरेटर भी मार गिराए गए। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह कह दिया था कि टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकते। यह बात पाकिस्तान के लिए थी, लेकिन इसे आज तुर्की पर भी लागू कर दिया गया है। अब से करीब 3 घंटे पहले भारत सरकार ने तुर्की के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला लिया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCES ने तुर्की की एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। यह कंपनी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत 8 भारतीय हवाई अड्डों पर उच्च सुरक्षा से जुड़े काम संभालती है। सेलेबी एविएशन भारत में सालाना 58,000 उड़ानों का प्रबंधन करती है। इस कंपनी की मालिकान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बेटी सुमय एर्दोगन है, जिनका निकाह बायरेक्टर ड्रोन बनाने वाली कंपनी के मालिक से हुआ है। तुर्की ने बायरेक्टर ड्रोन पाकिस्तान को दिए हैं, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। चूंकि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, हथियार दिए, जिनका इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ हुआ, ऐसे में देश की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के साथ हुए करार को स्थगित कर दिया है। इनमें दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया और कानपुर की छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इन तीनों ही विश्वविद्यालयों ने पाकिस्तान परस्त देश तुर्की से हर तरह के शैक्षणिक संबंधों को तोड़ दिया है। तुर्की से 140 करोड़ हिंदुस्तानी बेहद नाराज हैं, आक्रोशित हैं। आम आदमी हो या कारोबारी, हर कोई दुश्मन के दोस्त को सबक सिखाने की अपील कर रहा है। हमारे देश के सैलानी और कारोबारी कैसे तुर्कियों को पस्त करने में जुटे हुए हैं, यह आपको दिखाने वाले हैं। उसके पहले लखनऊ से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां पर छोटे इमामबाड़े में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। बायकॉट तुर्की और तुर्की मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस प्रदर्शन की अगुवाई शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने की। मौलाना सैफ ने पाकिस्तान की तरह तुर्की से भी सारे रिश्ते खत्म करने की मांग की है। पाकिस्तान के इस मददगार के खिलाफ आम लोगों का आक्रोश चरम पर है। ऐसे में व्यापार, पर्यटन और फिल्म से जुड़े लोगों ने अपनी ओर से तुर्की का बायकॉट शुरू कर दिया है। यकीन मानिए, अगर हमारे कारोबारियों, सैलानियों और फिल्मी दुनिया वालों ने तुर्कियों से मोह मोड़ लिया तो आतंकिस्तान के इस हमदर्द के खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ना तय है। तुर्कियों को होने वाले नुकसान का हिसाब देखने से पहले आपको दुश्मन के इस दोस्त के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश सुनाते हैं। तुरंत प्रभाव से हमें सारे व्यापारिक संबंध इन देशों से तोड़ने की जरूरत है। हम अपनी आर्थिकी की कॉस्ट पर इनके साथ जो भी हमारा व्यापार समझौता है वो रद्द करने की जो है तत्काल प्रभाव से जो है जरूरत है। कि हम एक ट्रैवल कॉशनरी डालेंगे। कोई भी आदमी टर्की या फिर अजरबैजान जा रहा है तो वो 2 बार सोच के जाए, बहुत जरूरत है तभी जाए। और उसका भी रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों का हॉल्ट होता है टर्की के अंदर, इसलिए हमने डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया था जैसा कि हमने पिछली बार मालदीव्स में किया था। सबने तुर्की का और अजरबैजान का, क्योंकि अजरबैजान ने भी इनको ओपनली सपोर्ट करा है, तो इन दोनों का बाइकआउट करा है। और हम इंडियन चेंबर की तरफ से इन सारी एसोसिएशंस के साथ हैं और उन्हें ये भी कहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन दोनों कंट्रीज़ के खिलाफ एडवाइजरी इशू करनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात यह है कि हमने उनको मदद के लिए हाथ बढ़ाया, मदद पहुंचाई, वो हमको मारने के लिए हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि तुर्की का जो ये रवैया है ये अफसोसनाक है, निंदनीय है और इसमें तुर्की को भी उसी श्रेणी में रखा जाए। तुर्की का बाइकाट होना चाहिए। पर्यटन तुर्की की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन अब इस रीढ़ पर चोट करने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे पर्यटकों से कमाई करने वाले ये देश आतंकिस्तान का खुलेआम समर्थन कर रहा है। सिर्फ पिछले साल की ही बात करें तो 2024 में 3,30,000 भारतीय तुर्की घूमने गए थे। इनमें से हर एक भारतीय सैलानी ने तुर्की में करीब 3,35,000 रुपए खर्च किए। इस तरह से 3,30,000 भारतीय पर्यटकों ने पिछले साल तुर्की के खजाने में 11,500 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए। तुर्की की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 12% से ज्यादा है। इस मुल्क में 10% रोजगार पर्यटन से ही आता है। ऐसे में अब कम से कम 3 लाख से ज्यादा भारतीयों को तुर्की से तौबा
करना ही होगा। वैसे बायकॉट तुर्की मुहिम ने रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है और ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान के एक और हमदर्द अजरबैजान जाने वालों की बुकिंग रद्द कराने में 250% की तेजी आई है। क्लियर ट्रिप से भी तुर्की अजरबैजान की बुकिंग रद्द कराने में 260% की बढ़ोतरी देखी गई है। ईज माई ट्रिप के मुताबिक उसके जरिए तुर्की की बुकिंग में 22% और अजरबैजान की बुकिंग रद्द कराने में 30% का इजाफा हुआ है। बाकी प्लेटफॉर्म्स का भी कुछ ऐसा ही कहना है। सिर्फ पर्यटक ही नहीं, भारतीय कारोबारी भी तुर्की से रिश्ता तोड़ने के पक्ष में हैं। वैसे हम इस देश से मार्बल, सेब, सोना, सब्जियां, चूना, सीमेंट, खनिज तेल, रसायन, मोती, लोहा और इस्पात खरीदते हैं, जबकि हम उसे इंजीनियरिंग सामान, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सप्लाई करते हैं। भारत ने तुर्की से अप्रैल 2024 में से फरवरी 2025 के दौरान करीब $3 बिलियन का आयात किया, जबकि उसे हमारा निर्यात $5 बिलियन से ज्यादा का था। तुर्की को भारतीय फिल्मों की शूटिंग से भी मोटी कमाई होती है, लेकिन फिलहाल ये भी बंद होने वाली है, क्योंकि फिल्मों से जुड़ी दो संस्था ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने तत्काल प्रभाव से तुर्की के पूर्ण बहिष्कार का फैसला ले लिया है। ICW ने स्टैंड लिया है, कोई भी पिक्चर की शूटिंग्स फिल्म की, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, प्रोडक्शन हाउस हो, चैनल हो, फाइनेंसर हो, कोई भी टर्की में नहीं करेगा। हमने उसे ब्लैंकेट बॉयकॉट कर दिया है और कोई भी टर्की कंट्री का आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, प्रोडक्शन हाउस हो इंडिया में, वो उसे भी बॉयकॉट कर दिया हमने। पूरी इंडस्ट्री से हमने अपील किया है कि वो टर्की को बॉयकॉट करें। टर्की, अजरबैजान, यहाँ पर हमारी शूट्स ना हो, वहाँ के लोगों के साथ काम ना हो और वहाँ पर जाकर शूट ना करें। उसका कारण यह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने टर्की को काफ़ी प्रमोट किया है, तो टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान को। तो हम इंडस्ट्री में हम समझते हैं कि जो हमारे देश का नहीं वो हमारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी इस देश के बाशिंदे हैं। हमारी लिए नेशन कम्स फर्स्ट। अब मैं आपको आतंकी देश पाकिस्तान के पैरोकार तुर्की का इतिहास, भूगोल भी बता देती हूं। ये एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है। इसका 97% हिस्सा एशिया में है, तो एक छोटा सा हिस्सा यूरोप में भी है। ये देश 4 समुद्रों के किनारे बसा है। तुर्की की आबादी करीब 8.5 करोड़ है। इनमें 99% से ज्यादा मुस्लिम हैं। पिछले 22 साल से रिसेप तैयब एर्दोगन का शासन है। 2003 से 11 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे, फिर 2014 से एर्दोगन लगातार राष्ट्रपति हैं। कहने को वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं, लेकिन उनकी छवि तानाशाह की है। कहा जाता है एर्दोगन मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहते हैं, लेकिन उनके इस ख्वाब के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान भी खुद को मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बताता था, लेकिन आज इसका वजूद विदेशी कर्ज और भीख पर जाकर टिक गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि तुर्कियों को बहुत बड़ा सबक बहुत जल्द मिलेगा और उसकी रिपोर्ट भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। आगे बढ़ते हुए जनहित स्पेशल में बात हिंदुस्तान के स्पेशल की 23 मिनट 11 टारगेट। यह ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की कहानी का रिजल्ट है। 9 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया था। पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़कर रख दी थी और यह सब हुआ था महज 23 मिनट में। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को एक एक करके टारगेट करना शुरू किया और मात्र 23 मिनट में उसे जमींदोज कर दिया। सीज फायर के लिए फोन करने पर मजबूर कर दिया। ये 23 मिनट दुनिया के 3 देशों की सामरिक शक्ति के लिए सबसे बुरा वक्त माना जाएगा। पहला पाकिस्तान, जिसके 11 एयरबेस तबाह हुए। दूसरा चीन, जिसके एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि जैमर को भारत ने पाकिस्तान में जाम कर दिया। पाकिस्तान चीन के ही जैमर का इस्तेमाल करता है, जिसे रोककर 9 मई की रात 23 मिनट में मिसाइल से हमले किए गए। तीसरा वो तुर्की है, जिसके ड्रोन पाकिस्तान ने भारत में लगातार 2 दिन भेजे थे। भारत के आम नागरिकों के साथ एयरबेस को भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन तीनों की हवाई शक्ति को भारत ने हवाई बना दिया और महज 23 मिनट में वो कर दिया जिसकी गूंज सदियों तक दुनिया भर में सुनाई देती रहेगी। 23 मई की पूरी पिक्चर आपको आगे दिखाएंगे, उसके पहले आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं।
पाकिस्तान ने भारत पर जो ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे, उनमें से ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल हवा में ही नाकाम कर दिए गए हैं। कुछ जो जिंदा बच गए थे, उन्हें आज डिफ्यूज किया गया है। अब पाकिस्तान में तबाही के 23 मिनट की पूरी कहानी भी जानिए। एबीपी न्यूज के पास 9 मई की रात की एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। हुआ यह कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को जाम कर भारत ने स्कार्दू एयरबेस, पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, पाकिस्तानी पंजाब के मुरीद, सरगोधा, लाहौर, रफीकी, रहीम यार खान, पसरूर, चुनिया एयरबेस, सिंध प्रांत के जैकोबाबाद, सुकूर, भुलारी एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइलों से मार मार कर तहस नहस कर दिया। इनमें से ज्यादातर एयरबेस पाकिस्तान के लिए किसी काम के नहीं रह गए। 9 मई की रात अपनी इस बर्बादी को देखकर जिहादी जनरल आसिम मुनीर नूर खान एयरबेस के बंकर में जाकर छिप गया था। भारत के खौफ से मुनीर 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बंकर में छिपा रहा था। 9 मई की रात सुखोई से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की बेहद चुनिंदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऐसे में उसे इंटरसेप्ट तो क्या, डिटेक्ट करना चीन, पाकिस्तान और तुर्की तीनों देश के बस के बाहर था। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से दुश्मन के सीने पर वार किया, उसके एयरबेस को तबाह किया। इस दौरान इसरो की ओर से रियल टाइम डेटा एयरफोर्स को मुहैया कराया जा रहा था। प्लान बी के तहत नेवी और बाकी एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया था। इस 23 मिनट के एक्शन के बाद भी भारत रुका नहीं था। बाद में लाहौर और कराची से रडार साइट को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। भारत की इस ऐतिहासिक कार्रवाई से पाकिस्तान सहम गया था और फिर उसने 10 मई की सुबह सुबह फोन लगाकर अमेरिका से मदद मांगी, भारत से सीज फायर की पेशकश की। भारत दुश्मन देश को सबक सिखा चुका था, लिहाजा उसने सीज फायर की अपील मान ली। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने घुटने टेक कर मुल्क को बर्बादी से बचा लिया। अब भारत ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को कायदे से हमारे हवाले कर दे। A message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did, satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. इन सब के बीच भारत और पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आज 5वां बयान आया है। अब ट्रंप अपने पहले बयान से पलट गए हैं। आज उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर के लिए मध्यस्थता नहीं की। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. And I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ही सबसे पहले सीज फायर की खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और मध्यस्थता का बड़ा दावा भी किया था। इसके बाद वो लगातार 4 बार अलग अलग बयान देकर दावे करते रहे। भारत लगातार उनके दावे को नकारता रहा और अब उनका ये ताजा बयान, खुद तय कीजिए कि ट्रंप क्या बताना चाहते हैं। 23 मिनट में दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाले वीर जवानों के बीच आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए राजनाथ सिंह ने न सिर्फ अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि 23 मिनट की उस वीरता को सलाम भी किया जिसमें 9 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर एयरबेस पर जब जवानों से मिलकर मुलाकात कर रहे थे तो समय देखिए आप जवानों का जोश कितना हाई रहा। भारत माता की जय और वंदे मातरम।
यही वो शब्द हैं जो हिंदुस्तान को बांध कर रखते हैं और सैनिकों की ओर से जब इसको बार बार रिपीट किया जाता है तो पूरा हिंदुस्तान गर्व से अपने सिर को ऊंचा करता है और इनको सैल्यूट करता है। पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। राजनाथ सिंह को अपने बीच में देखकर देश के वीर जवान खुश थे। रक्षा मंत्री श्रीनगर एयरबेस जाने से पहले सबसे पहले दोपहर के श्रीनगर के बादामी बाग कैंप पहुंचे। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आर्मी के जवानों का इन लोगों ने हालचाल जाना, तस्वीरें खिंचवाई, शाबाशी दी और फिर हिंद के इन वीर योद्धाओं के शौर्य का सम्मान किया। इनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कश्मीर की धरती से पाकिस्तान और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि पाकिस्तान की जो पिटाई हुई है वह ऐसी वैसी नहीं है, अब तक की सबसे बड़ी पिटाई है। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनहित में आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर के बारे में देते हैं जानकारी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आज मारे गए आतंकवादियों में से एक आतंकी ऐसा है जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को पहलगाम हमले में भी थी। आतंक के ये वो 6 चेहरे हैं जिन्हें देश के वीर जवानों ने 48 घंटे के भीतर जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। 3 आतंकी मंगलवार को मारे गए थे। 3 को आज जम्मू कश्मीर के त्राल में हुए एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, ये तीनों जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे। इन तीनों को आज मार गिराया गया है। इसके पहले लश्कर से रिश्ता रखने वाले शाहिद अहमद कुटे, अदनाम शफी डार, एहसान अहमद शेख को परसों सुरक्षा बलों ने शोपियां में मार गिराया था। ये जो गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं ये उसी एनकाउंटर की है जिसमें जैश के आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुबह आतंकियों की लोकेशन की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। नादेर गांव का पूरा इलाका घेरा गया। बख्तरबंद गाड़ियां और आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन कैमरे से आतंकियों की लोकेशन की जानकारी ली। इस ड्रोन कैमरे में आतंकियों की लोकेशन कैद हुई। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लाल घेरे में आतंकी नजर आ रहे हैं। इसी निर्माणाधीन इमारत के हिस्से में आतंकी छिपे थे। जैसे ही उनकी लोकेशन ट्रेस हुई, सुरक्षा बलों ने उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed a few bodies of terrorists. 3 bodies are observed. बताया जा रहा है कि एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों की कोशिश आतंकियों को जिंदा पकड़ने की थी। उन्हें सरेंडर करने को भी कहा गया था। सुरक्षा बलों को एक वीडियो हाथ लगा है जिसमें आतंकी नजीर वानी एनकाउंटर के दौरान अपने परिवार से बात कर रहा है। बताया जा रहा है कि बातचीत में आमिर की मां उससे सरेंडर करने को कह रही है, लेकिन आमिर बात नहीं मानता। बहन भी उससे बात करती है। नजीर वानी त्राल के खासीपोरा का रहने वाला था। पिछले साल ही आतंकी बना था। इससे पहले केलर शोपियां में लश्कर से जुड़े हुए 3 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और अब जो 3 हैं मिलिटेंट यहां त्राल में मारे गए। तो तीनों ही स्थानीय हैं और इनके नाम आसिफ, आमिर और यावर। ये पिछले कुछ समय से इस इलाके में सक्रिय थे। आज की एक और महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को परेशानी में डाल दिया है। ट्रंप ने कुक से कहा है कि वो भारत में एप्पल के प्रोडक्ट का उत्पादन ना करें। इस खबर का एप्पल कंपनी पर, अमेरिका पर, भारत पर क्या असर होगा, इसे समझने से पहले ट्रंप का बयान सुनिए।
We have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. ट्रंप चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऐसे में टिम कुक के लिए उनकी बात को इग्नोर करना संभव नहीं होगा और ऐसा होता है तो फिर भारत के बाजार में एप्पल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दुनिया भर में हर 5 में से 1 आईफोन भारत में बन रहा है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु और कर्नाटक में होती है। 2024-25 में एप्पल ने भारत में 1,88,000 करोड़ वैल्यू के आईफोन बनाए। पिछले साल की तुलना में इसे 60% की बढ़ोतरी हो गई। इस दौरान एप्पल ने भारत से 1,49,000 करोड़ वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। साल 2024 का जो डेटा उपलब्ध है उसके मुताबिक भारत में कुल 15.1 करोड़ स्मार्टफोन बिके हैं। इनमें से आईफोन की संख्या 1.2 करोड़ थी, यानी कुल मोबाइल फोन का 8%। भारत के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल की बाजार हिस्सेदारी 8.2% की है। अमेरिका, चीन और जापान के बाद भारत एप्पल का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि ट्रंप के बयान के बाद भारत सरकार ने एप्पल कंपनी के अमेरिकी अधिकारियों से फौरन संपर्क किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कंपनी की ओर से कहा गया है कि भारत में उसकी निवेश योजनाएं बरकरार हैं और भारत उसके उत्पादों के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र होगा। और अब आज का जनहित मंत्र, जो मौजूदा वक्त में बिल्कुल सटीक है। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राणा लिखते हैं, अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। दोस्ती और दुश्मनी का भी अपना स्तर होता है। दोस्त और दुश्मन पहचानना बेहद जरूरी है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।